बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वाले लेक्चर को इम्पोर्टेंट लेक्चर कंसिडर कीजिएगा क्योंकि ये जनरेटर प्रोटेक्शन बेस्ड है और ये इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। अच्छा, हमने इससे पहले फीडर प्रोटेक्शन देखी सबसे पहले, फिर हम आए ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में, उसमें ओवरफ्लक्सिंग, इंडक्टेंस फॉल्ट्स, वाइंडिंग फॉल्ट्स, इस तरह के हमने सारी और किस तरह आपकी डिफरेंशियल रिले ऑपरेट कर सकती है, सब चीज़ें हमने ऑब्जर्व की थी, इसकी कॉम्प्लिकेशंस और इसके रेमेडीज हमने देखी थी। ठीक है। उसके बाद कुछ हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे इस पे बेस करते हुए। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने यही देखा था कि हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने डिज़ाइनिंग की थी परसेंटेज डिफरेंशियल रिले के, कि किस तरह आप लोड को यूज़ करते हुए ओवरलोड अप्लाई करते हुए उस पर, यानी पहले हमने लोड करंट फाइंड आउट किया था, उस पर परसेंटेज ओवरलोड लगाई थी, फिर हमने सीटी की डिज़ाइनिंग की थी, फिर हमने सेकेंडरी करंट निकाला था, फिर हमने पायलट वर्कर निकाला, फिर हमने इंटरपोजिंग सीटी डिज़ाइन की थी। क्यों? ताकि हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा था करंट का पायलट वायर में ड्यू टू डेल्टा कनेक्शन ऑफ दी सीटी, सही है, तो उसको उसकी वजह से आपका करंट बढ़ गया था, मतलब डिफरेंस बढ़ गया था एक तरीके से। तो उसको कम करने के लिए, उसको इक्वेट करवाने के लिए हमने क्या किया था, इंटरपोजिंग सीटी डिज़ाइन की थी वाई साइड पे, तो आपकी जो वाई वाइंडिंग जो थी, ठीक है, उस पर जो सीटी कनेक्ट थी वो डेल्टा थी, सही है। तो हमने उस पर इंटरपोजिंग सीटी अप्लाई की थी उसकी टैपिंग्स पे, ताकि उस करंट को सेम किया जा सके डेल्टा में जो सीटी लगी है वाई, उस मतलब सेम किया जा सके डेल्टा सीटी और वाई सीटी के करंट्स को। ठीक है। तो इसके बाद हमने परसेंटेज बायसिंग अप्लाई की थी। अच्छा, इसमें यह है कि जनरेटर प्रोटेक्शन भी हम देखेंगे तो उसमें ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए जो स्कीम हमने यूज़ की थी ऑलमोस्ट वही यूज़ होगी। ठीक है। लेकिन इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें आप जनरेटर्स में आपके पास ना 3 चीज़ें होती हैं। तो इसकी जो कनेक्शन है, इसके अल्टरनेटर्स की कनेक्शन है, वो इस तरह होते हैं जिस पे प्रोटेक्शन स्कीम लगाना आसान नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरेटर है आपके पास, तो जनरेटर में आपके पास प्राइम मूवर होता है। ठीक है। प्राइम मूवर बेसिकली इट रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, ये आपका मैकेनिकल कपल्ड होता है रोटर के साथ में, तो मैकेनिकल कपल्ड है, ये रोटर को रोटेट कराने के लिए यूज किया जाता है, यानी रोटर रोटेट होता है ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मूवर। ठीक है। तो यानी जो रोटर में आपके पास जो उसकी जब रोटर पे जो एयर फ्लक्स कट होता है, ठीक है, तो आपके पास इस पर आपकी ईएमएफ इंड्यूस होती है, और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड की कॉरस्पॉन्डिंग उस पर जो फ्लक्स आता है, तो फ्लक्स की कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होती है, और ईएमएफ की कॉरस्पॉन्डिंग करंट आता है, और फिर आपका रोटेट करता है रोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है। तो प्राइम मूवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जनरेटर का। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपका डीसी एक्साइटेशन होता है। डीसी एक्साइटेशन आपकी जो रोटर पे फील्ड वाइंडिंग होती है, रोटर पे हमेशा फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है, और स्टेटर पे हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग होती है जनरेटर के उसमें। तो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए, डीसी एक्सटर्नली एक्साइट करने के लिए हम जो सिस्टम यूज करते हैं वो डीसी एक्साइटेशन सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है। ये बेसिकली एक्साइटेशन करंट प्रोवाइड करता है रोटर को। ठीक है। तो इस पे भी आपके पास फॉल्ट आ सकते हैं, इसके अलग फॉल्ट होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। प्राइम मूवर पे भी फॉल्ट आ सकते हैं, ये मैकेनिकल फॉल्ट्स होंगे, और पावर ग्रिड पे भी फॉल्ट्स आ सकते हैं। पावर ग्रिड इसमें इस तरह की पावर ग्रिड जो फेड हो रहा है इस जनरेटर से, उसका सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो तब भी आपके पास क्या होगा कि एक फॉल्ट क्रिएट होगा और जनरेटर आउटपुट नहीं दे सकता, अगर आप सिंक्रोनाइज नहीं करोगे पावर ग्रिड को जनरेटर के साथ। ठीक है। तो ये है, तो ये तीन चीज़ों को, इन तीन कंपोनेंट्स की वजह से क्या होता है कि जनरेटर की प्रोटेक्शन स्कीम डिज़ाइन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। तो क्यों, एज कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर। ठीक है। ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता, ट्रांसफार्मर में हमारे पास एचवी वाइंडिंग है, एलवी वाइंडिंग्स है। आप उसमें हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वही आती है कि सीटी रेशियो अगर हम सेम रखेंगे तो फिर डिफरेंस करंट पहले से डिफॉल्ट में मौजूद होगा, तो सीटी हम क्या रखते हैं, रेशियो डिफरेंट रखते हैं। तो उससे ये कि फेज एंगल डिफरेंस आ रहे होते हैं आपके पास, तो उसके हम क्या करते हैं, सीटी कनेक्शन जो होते हैं वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अपोजिट कर देते हैं।
और इसके अलावा टैप चेंजर्स होते हैं आपके ट्रांसफार्मर्स में, तो टैप चेंजर्स की वजह से भी करंट का डिफरेंस आता है, तो हम इंटरपोजिंग सीटीज यूज करते हैं। और इस तरह हार्मोनिक रेजिस्टेंस जो होते हैं आपके पास ट्रांसफार्मर में, तो उसकी हार्मोनिक्स जो आते हैं आपके पास इनरश करंट की वजह से, या एट अ टाइम ऑफ स्विचिंग जो आपके पास हाई करंट आता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम हार्मोनिक रेजिस्टेंस परसेंटेज डिफरेंशियल रिले यूज करते हैं। तो ये सब होता है ट्रांसफार्मर में। लेकिन जनरेटर में होता है, जनरेटर में आपके पास 3 एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसकी प्रोडक्शन स्कीम भी स्लाइटली डिफरेंट होती है। अब क्या होती है, अगर हम वेरियस फॉल और एबनॉर्मल कंडीशन कंपेयर करें तो, अच्छा इसको मैं रोटेट कर देता हूँ ना। हो गया, एक मिनट, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स आपके या तो 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग में भी आ सकते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग जैसे मैंने बताया, और आपका फील्ड वाइंडिंग में भी ये फॉल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन इन फॉल्ट की टाइप्स अलग अलग होंगी। अगर 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग में होंगे तो 3 फेज हमारे पास फेज हैं, तो फेज टू फेज फॉल्ट्स यानी फेज फॉल्ट्स आ सकते हैं। ग्राउंड फॉल्ट कॉमन है, ग्राउंड फॉल्ट्स तो आ सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि स्टेटर की कनेक्शन टाइप क्या है। और इसकी वाइंडिंग्स आप उसकी जो इंटरटर्न फॉल्ट्स भी आ सकते हैं, यानी सेम वाइंडिंग के जो टर्न्स हैं उनमें फॉल्ट्स आ सकते हैं, सही है, वो आपस में शॉर्ट हो सकते हैं। तो इंटर टर्न फर्स्ट फॉल्ट अगर ऑन द टर्न्स ऑफ सेम वाइंडिंग्स, तो दैट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स आर नोन एज इंटर टर्न फॉल्ट्स। ये हमने ट्रांसफार्मर में भी देखा था। अच्छा, फील्ड वाइंडिंग जो आपके पास होती है जिसको हम रोटर वाइंडिंग बोलते हैं, और इसमें आपके पास डीसी एक्साइटेशन सिस्टम होता है। इसमें आपके पास एक ही फॉल्ट, क्योंकि इसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू स्टेटर, तो इसमें फेस टू फेस फॉल्ट्स तो आ ही नहीं सकते। इसमें आपके पास आते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स, ठीक है। तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि डीसी एक्साइटेशन प्लस माइनस होगी, पोलैरिटी होगी, ये आपस में शॉर्ट हो सकती है। तो इसमें सिर्फ एक ही फॉल्ट होगा, शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह फॉल्ट जैसे कि एक्साइटेड एक्साइट कर रहा है एसी टू डीसी में, तो उस वक्त वो अगर अपना ओवर, या तो वो ओवर स्पीड हो गया, ओवर एक्साइट हो गया, या लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो गई, तो ये आपकी कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस और फॉल्ट आ सकते हैं इसमें, ठीक है, सही है। अच्छा, ये मैंने बता दी कि प्राइम मूवर आपके पास क्या मैकेनिकल कपल्ड होगा रोटर के साथ, तो ये कपल्ड होना बहुत जरूरी है ताकि रोटर आपका रोटेट सही से हो, और पावर ग्रिड का सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है जनरेटर के साथ, और डीसी एक्साइटेशन भी आपके पास होनी चाहिए रोटर में, जो कि एक्साइट करेगी रोटर को ताकि वो सिंक्रोनाइज रहे, ठीक है। तो इन तीनों कंपोनेंट ये बहुत क्रूशियल है एक तरीके से, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी अगर इंटरप्ट हो जाता है तो आपके पास जनरेटर, इसकी जो जनरेटर के जो वो है स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस। अच्छा, एबनॉर्मल कंडीशंस ये है, अच्छा ये मैंने डिफरेंस बताया है ऊपर कि ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर्स में क्या डिफरेंस है। अगर हम डिस्कस करें तो एलवी एचवी वाइंडिंग्स होती हैं ट्रांसफार्मर में, तो एलवी एचवी वाइंडिंग्स की वजह से इसमें आपके पास करंट का डिफरेंस डिफॉल्ट में होता है, यानी एलवी एचवी वाइंडिंग्स है तो हम सेम सीटी रेशियो तो रख नहीं सकते, जिस तरह हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हम क्या करते हैं डिफरेंट सीटी रेशियोस रखते हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो आपके पास टर्न्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, प्राइमरी में अलग टर्न्स होंगे, सेकेंडरी में अलग टर्न्स होंगे, फेज डिफरेंस होता है इसमें, फेज डिफरेंस की वजह से भी प्राइमरी सेकेंडरी करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तो हम क्या करते हैं सीटी की जो कनेक्शन है, कनेक्शन टाइप है वो चेंज कर देते हैं। अगर आपके पास वाई है तो हम डेल्टा में रखते हैं, और डेल्टा है तो वाई में रखते हैं, सही, यानी अगर आपके पास प्राइमरी एलवी साइड वाई पे है तो हम सीटी को डेल्टा में रखते हैं, और अगर आपकी एचवी साइड डेल्टा में तो हम सीटी को वाई में कनेक्ट करते हैं, ताकि एट द एंड स्पिल पाथ पे जो करंट है वो आपका सेम हो, और सेम होके माइनस होके जीरो हो जाए, स्पिल करंट जीरो हो जाए, सही। ट्रांसफार्मर में नहीं होता, ट्रांसफार्मर में तीनों फेजेस पे करंट सेम ही जा रहा होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में जो एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं वो ये होती हैं एबनॉर्मल कंडीशंस। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल दो अलग अलग कैटेगरी, तो क्या इसमें मैकेनिकल पार्ट क्या है, आपका प्राइम मूवर है। तो प्राइम मूवर में ये हो सकता है कि आपके पास मैकेनिकल ये हुआ कि ओवर स्पीड हो गया, या तो या उसमें ये हो गया कि प्राइम मूवर कपल्ड ही नहीं है। मैंने बताया था ना कि आपका प्राइम मूवर आपका कपल्ड होना चाहिए रोटर के साथ, तभी रोटर रोटेट करेगा, लेकिन अगर उसमें कोई डिस्कनेक्शन हो गई या लॉस ऑफ प्राइम मूवर हो गया तो तब भी आपके पास रोटर आपका रोटेट नहीं करेगा, और आपके पास आई स्क्वायर आर लॉसेस बनने की वजह से क्या होगा, इंसिपिएंट फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है।
तो एक ये एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है। एबनॉर्मल कंडीशन है बेसिकली, ये फॉल्ट नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन है कि आपका प्राइम मूवर सही से कपल्ड नहीं है रोटर के साथ। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ओवर स्पीड हो गया वो बहुत ज़्यादा, तब भी वही हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा आपके रोटर साइड पे। अच्छा, इलेक्ट्रिकल अगर लॉसेस देखें तो इलेक्ट्रिकल में आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आपके पास स्टेटर वाइंडिंग आएगी। स्टेटर वाइंडिंग में क्या एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है, आर्मेचर वाइंडिंग में लोड अनबैलेंसिंग हो सकती है। ठीक है, लोड अनबैलेंसिंग होगी तो न्यूट्रल करंट आपका नॉन जीरो हो जाएगा। न्यूट्रल करंट नॉन जीरो हो जाएगा तो आपके पास फ्रीक्वेंसी, अभी हम आगे देखेंगे, थोड़ा ऊपर बता रहा था मैं और भी दे रहा कि इसकी वजह क्या होगा, आपके पास नेट स्पीड जो होगी ना, सिंगुलर स्पीड, वो बढ़ जाएगी। तो ये एडिशनल कंपोनेंट नेगेटिव सीक्वेंस का आ जाएगा और फिर आपके पास एट द एंड जो आपकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। डबल होने की वजह से आपके पास हीट एनर्जी इंक्रीज होगी, हिस्टेरिसिस लॉस बढ़ जाएंगे, एडी करंट लॉस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको आप आगे डिटेल में भी देख लेंगे। रोटर में फील्ड वाइंडिंग में क्या हो सकता है, लॉस ऑफ एक्साइटेशन, एक ही डीसी एक्साइट जो हो रहा, एक्साइटर जो एक्साइट कर रहे हैं एसी को डीसी में, वो आपका लॉस हो गया, वो सही से एक्साइट नहीं कर रहा, तो ये लॉस हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ये है, अच्छा पहले आपने स्टेटर फॉल्ट देख लिए, फॉल्ट अभी हम देख रहे हैं। तो स्टेटर फॉल्ट में जैसे बताया था कि स्टेटर फॉल्ट फेस फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर दो फॉल्ट डिस्कस हुए, इंटरटेन फॉल्ट जब डिस्कस नहीं हुए। तो ये लॉन्गिट्यूडनल परसेंटेज डिफरेंस स्कीम है। ये सिंपल है, आपके पास ये आपके पास 3 फेस स्टेटर वाइंडिंग है और हर फेस पे आपके पास सीटी कनेक्ट हुए हैं और ये सीटी जा रहे हैं आपके पास परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में। ये आपके परसेंटेज डिफरेंशियल रिले क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक आपके पास ऑपरेटिंग कॉइल है, ये ऑपरेटिंग कॉइल है, ये माउस कर सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉइल है, ये आपका रिस्टेनिंग कॉइल कहलाता है NR/2। तो ये परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, तो 3 परसेंटेज डिफरेंशियल रिले आ गए, 3 सीरीज आ गए, आपस में कनेक्ट हुई हैं। तो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल परसेंटेज डिफरेंशियल रिले हर फॉल्ट यानी फेस टू फेस फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट के प्रोटेक्शन की अगेंस्ट यूज होती है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि आपके पास हर फेस पे सेम करंट फ्लो कर रहा होता है। तो अब प्राइमरी पे जो करंट आ रहा है IAB IAC IAB IA IB IC, वही आपके पास सेकेंडरी पे आ रहा होगा। तो अब मसला ये होता है जब इंटरटर्न फॉल्ट, अब फेस फॉल्ट ग्राउंड फॉल्ट तो सही से इसमें डिटेक्ट होते हैं और स्पिल करंट आपका जीरो होता है जब आपके पास एक परसेंटेज एक्सीड होती है स्पिल करंट की, एक्सीड होती करंट परसेंटेज एक्सीड कर जाता है जब आपके पास स्पिल करंट टू द सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, जिससे हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग टॉर्क और रिस्टेनिंग टॉर्क। तो ऑपरेटिंग टॉर्क जब रिस्टेनिंग टॉर्क से ग्रेटर एन हो जाता है तब आपके पास परसेंटेज डिफरेंशियल रिले वो ऑपरेट होती है। तो ये आपके पास फेस फॉल्ट में भी सही ऑपरेट करती है, आपके पास ग्राउंड फॉल्ट में भी सही ऑपरेट करती है, लेकिन इंटरटेंट फॉल्ट पे ये मैल ऑपरेट कर जाएगी, क्योंकि इंटरटेंट फॉल्ट अब ये डिटेक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी करंट जो आपके पास फेजेस पे जो एंटरिंग और लीविंग करंट आ रहे हैं वो सेम है। ठीक है, तो अब मसला ये फॉल्ट जो आता है वो तो वाइंडिंग्स में आता है। अब ये कैसे प्रिडिक्ट, इस तरह उसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम एडिशनल एक स्कीम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डिफरेंशियल स्कीम। तो वो सिर्फ इंटरटेंट फॉल्ट्स के लिए यूज की जाती है, यानी उसमें सारे फॉल्ट्स भी डिटेक्ट होती हैं, यानी आपके पास फेस फॉल्ट की प्रोटेक्शन की भी हो रही होती है, अर्थ फॉल्ट की भी हो रही है, ग्राउंड फॉल्ट बोलते हैं, ग्राउंड फॉल्ट की भी हो रही होती है, और साथ ही साथ इंटरटेंट फॉल्ट्स की भी हो रही होती है। तो उसकी जो इम्प्रूव जो स्कीम है वो ट्रांसफर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। तो ट्रांसफर डिफरेंशियल ये तो मैंने बता दिया, इसमें सिंपल ही है, कोई ज्यादा मुश्किल कनेक्शन नहीं है। सही, तो ट्रांसफर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में होता है जैसे आपके पास 3 फेजेस आ रहे हैं, अब किसी एक फेज के लिए अभी हमने अप्लाई किया हुआ है, किसी एक फेज पे अप्लाई किया हुआ है स्कीम को, करना तो आपको तीनों पे है, लेकिन सर ने एक पे करके दिखाया, मतलब 3 पे भी कर सकते हैं, तीनों पे करते हैं, लेकिन समझाने के लिए सिर्फ एक पे किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जो बाइंडिंग्स होती है ना, एक ही फेज की बाइंडिंग को हम 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं। तो 2 हाफ में डिवाइड करने की वजह से कि अगर करंट है वो भी हाफ हो जाता है। तो एक में 3000 आ रहा है, एक में 3500 आ रहा है। क्यों आ रहा है बताता हूँ। जब आप हाफ करते हो तो आपका करंट का एक ड्रॉप आता है, तो अब आपके नेट करंट 6500 हो जाएगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, अब होता है कि जब आपके पास फॉल्ट आता है ना, जब आपके पास इंटरटेंट फॉल्ट्स आते हैं, यानी इंटरटेंट, अच्छा ये आपके डिवाइड हुई 3500, सॉरी मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर दी, ऐसा नहीं होता है, ये हम जब हाफ में डिवाइड करते हैं तो 3500 और 3500 में डिवाइड होती है, बात समझ आ गई। अब यहाँ में 3000 क्यों लिखा हुआ है ये बताता हूँ। असल में आपने सपोज किया हुआ है
कि यहाँ पर फॉल्ट आपका बाइंडिंग में आ चुका है, इंटरटेंट फॉल्ट आ चुका है, हमने फॉल्ट सिचुएशन क्रिएट की हुई है। तो लेट्स सपोज ये आपने फेज सी के लिए ये क्या किया हुआ काम किया कि आपने जो फेजेस की बाइंडिंग्स को हाफ में डिवाइड किया, सही है, और इसको इन तीनों को कॉमन करके आपने एक ग्राउंड रजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है, और उसको अर्थ किया हुआ है। ये इसकी स्कीम का पार्ट है। अब होता ये है कि जैसे ही आपके पास इंटरटेंट फॉल्ट आता है इस वाइंडिंग पे, तो आपके पास करंट का ड्रॉप आ जाता है। तो 500 करंट का ड्रॉप आया, सही है। लेकिन इशू ये होता है कि आपके पास जो सीटी डिजाइन होती है वो ट्रांसफर्स फॉर्म में, तो सीटी की साइजिंग किस तरह की हुई हमने 3500/5 और 3500/5 दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों में सेम प्राइमरी करंट इंटर हो रहा होगा। तो ये तो हेल्दी वाइंडिंग है, यहाँ पर फॉल्ट इंटरटेंट फॉल्ट नहीं आया, ये हेल्दी वाइंडिंग है आपकी। यहाँ फॉल्ट क्रिएट हुआ, करंट का ड्रॉप हुआ, 3000 हो गया, सही। अब ये हुआ, लेकिन सीटी रेशो क्या है, सीटी रेशो तो सेम है। तो सीटी रेशो सेम होने की वजह से जब 3000 इसमें जाएगा, तो अब ये 3500 के हिसाब से स्टेप डाउन होगा नहीं, अब ये होगा आपके पास 4.28 के हिसाब से स्टेप डाउन होगा। ये बात मेरी समझ आई, ठीक है। तो अब हुआ ये कि अब ये स्टेप डाउन, मैं यहाँ से एरो को फॉलो करता हूँ, ये स्टेप डाउन हुआ 4.28 में, तो क्या अब 3000/5 के हिसाब से होगा ये बात मेरी समझ आ रही है। यानी अब 5 एम्पीयर करंट नहीं आ रहा होगा इस सीटी के आउटपुट में, क्योंकि ये जो सीटी डिजाइन हुई हुई थी ये प्राइमरी करंट 3500 पे हुई हुई थी। तो अब लेकिन अब करंट कितना स्टेप डाउन हो गया, 3000 पे हो गया, यानी ड्रॉप कितना हो गया, 3000 हो गया। तो ये जो है ना, ये करंट जो है, ये स्टेप जब प्राइम सेकेंडरी में जाएगा तो 4.28, और ये तो हेल्दी वाइंडिंग है, तो हेल्दी वाइंडिंग पे जो करंट आ रहा है वो वही आ रहा है जो सीटी रेशियो है 5 एम्पीयर। तो डिफरेंस ऑफ करंट क्या हो गया, ये आपका नॉन जीरो हो गया, 5 माइनस 4.28 कुछ आपके पास मिली एम्पीयर में करंट आ रहा होगा। तो डिफरेंस ऑफ करंट नॉन जीरो हुआ, रिले ऑपरेट कर जाएगी। तो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना किस तरह कि आपकी जो वाइंड, सबसे पहले तो स्टेप्स क्या हुए, स्टेप्स ये हुए कि आपने वाइंडिंग्स को दो हाफ में डिवाइड किया, करंट आपका डिवाइड हो गया। किसी एक वाइंडिंग पे फॉल्ट आया, इंटरटेंट फॉल्ट आया, ठीक है, तो इंटरटेंट फॉल्ट अकर होता है ऑन द टर्न्स ऑफ सेम वाइंडिंग। तो सेम वाइंडिंग में फॉल्ट आया, करंट आपका 3000 हो गया। अब 3000 करंट हो गया, ये 3000 करंट जब सिटी में जाएगा, सिटी रेशो तो 3500/5 है, तो अब स्टेप डाउन हो गया 4.28 एम्पियर। तो क्या 5 एम्पियर तो होगा नहीं, क्योंकि करंट प्राइमरी में 3000 है, लेकिन ये हेल्दी वाइंडिंग है, ये आपको स्टेप डाउन करके करंट 5 एम्पियर ही देगी, सही है। अब 5 एम्पियर जब माइनस हुआ 4.28 से, तो आपका डिफरेंस तो नॉन जीरो हो गया, तो रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट करेगी। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होगा, ये डिफरेंस ऑफ करंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ भी 5 एम्पियर आ रहा होगा, यहाँ भी 5 एम्पियर आ रहा होगा, रिले ऑपरेट नहीं करेगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होगा कि एंट्री करंट और लिविंग करंट तो सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7000 और 7000 आएगा, लेट्स सपोज, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में यहाँ 7000 ही होगा ना, यहाँ भी 7000 होगा। तो अब यहाँ पर ना जब इंटरटेंट फॉल्ट आता है ना, तो ये क्या हो गया, 6500 हो गया, यहाँ भी 6500 हो गया। लेकिन अब लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंशियल स्कीम ये पार्ट डिटेक्ट नहीं करती, क्योंकि एंट्रिंग और लिविंग करंट तो सेम है, सही है। तो एंट्रिंग करंट और लिविंग करंट सेम है, तो अब इंटरटेंट फॉल्ट जो होते हैं वो सेम वाइंडिंग्स में अकर होते हैं, तो वहां आपकी ये जो परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम है लॉन्गिट्यूडिनल, ये फेल हो जाती है। तो इसके लिए फिर आपको ट्रांसफर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम ही यूज करनी पड़ेगी, सही है, ओके। तो अब इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब है एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, अनबैलेंसिंग, जैसे हमने डिस्कस किया था, अनबैलेंसिंग होती है ये स्टेटर वाइंडिंग में, और फील्ड वाइंडिंग में लॉस ऑफ एक्साइटेशन होती है, सही है। तो अभी हम स्टेटर की बात कर रहे हैं, तो स्टेटर में से बताया था कि अनबैलेंसिंग की वजह से न्यूट्रल करंट नॉन जीरो हो जाता है, तो रोटर विल डैमेज। हाँ, अगर आपका कंटिन्यूसली जब अनबैलेंसिंग लोडिंग पे आपका जब मोटर रन होगा, तो क्या होगा कि जाहिर सी बात नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट बढ़ेंगे। तो आपके अगर बहुत देर तक हम इस मोटर को रन करेंगे एट अनबैलेंस लोड, तो आपके पास मोटर डैमेज हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसकी इंसुलेशन कैसी है, कूलिंग टाइप कैसी, मतलब किस तरह का इसमें कूलिंग मैकेनिज्म है,
तो इस हिसाब से ये डिसाइड होता है। सही है। अब बात करते हैं इसमें मसला क्या आता है। अच्छा, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अनबैलेंसिंग लोडिंग में क्या होगा? अनबैलेंस लोडिंग में अब आपके पास एक तो स्टेटर करंट फ्लो कर रहा है, अब अनबैलेंस लोड है उसमें पॉजिटिव सीक्वेंस करंट भी होगा, नेगेटिव सीक्वेंस करंट भी होगा। तो होगा क्या कि अगर स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रहा है ns, लेकिन आपके पास सीक्वेंस आ गया नेगेटिव सीक्वेंस, तो वो जिस स्पीड से रन करेगा वो भी ns होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन रोटरी की डायरेक्शन से चेंज होगी। तो आपके पास नेट स्पीड जो होगी वो डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। डबल होने की वजह से क्या होगा कि हिस्टेरिसिस लॉस भी डबल हो जाएंगे, एडी करंट लॉस भी डबल हो जाएंगे, इसे यहाँ मेंशन है। ठीक है, तो वही मैंने जैसे बताया था, हीटिंग इफेक्ट पड़ेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा। तो आपका जो जनरेटर है विल रन एट हाई टेम्परेचर। सही है। तो ये वही यहाँ वही चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब होगा ये कि जो हीट जनरेशन जो है आपके पास वो बढ़ जाएगी, हीट एनर्जी एट दी एंड आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो I2 हम सपोज करें यहाँ पे नेगेटिव सीक्वेंस करंट है, I2 हमारा नेगेटिव सीक्वेंस करंट है। सही है। और R हमारे पास रेजिस्टर है, वही I स्क्वायर R है, ये बेसिकली I2 आपका नेगेटिव सीक्वेंस करंट है, ये ध्यान में रखिए। और T आपके पास टाइम है, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है, तो T टाइम। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक वही मैंने शुरू में बताया था कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास कूलिंग मैकेनिज्म कैसा है, उसकी इंसुलेशन कैसी है, किस तरह वो मैक्सिमम मैक्सिमाइज कर रहा है अपने आप को, कि वो अलाउ करे नेगेटिव सीक्वेंस करंट को कि वो फ्लो हो। ठीक है, तो एक रेटिंग होती है, एक रेंज होती है। तो वही एक कैपेसिटी, इसको हम कैपेसिटी कह सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर मशीन टू सेफली डिसिपेट द एनर्जी। ठीक है, तो मतलब अलाउ कर रहा है वो अल्टरनेटर कि वो पावर को डिसिपेट करे जब नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो हो, लेकिन इसकी रेंज होगी, एक लिमिट होगी। इसको हम लिमिट को कह रहे हैं कि इतना आपके पास, यानी के लिमिट तक ये I2 स्क्वायर R आपका, यानी हीट एनर्जी जो है ये आपकी जनरेटर में आ सकती है। ठीक है, यानी जनरेटर आपका डैमेज नहीं होगा इस की वैल्यू तक। तो इक्वल का मतलब यही है। ठीक है, अब कितने टाइम तक वो डिसाइड करते हैं। तो अब टाइम निकालने की, अच्छा फिलहाल हमने अज्यूम किया R हमारा कांस्टेंट है, तो K बाय R हो जाएगा, तो R यहाँ है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, K बाय R हो जाएगा, तो हम इसको भी K कह दिया। ठीक है, ये थर्मल कैरेक्टरिस्टिक होती है आपके पास। अब टाइम निकालना है, यानी टाइम वही जैसे मैंने बताया कि वो टाइम जब तक वो, यानी जिस टाइम तक वो अलाउ कर रहा है नेगेटिव सीक्वेंस करूंगा फ्लो होने के लिए, वो पर्टिकुलर मशीन अल्टरनेटर। सही है। उसके बाद क्या होगा, जैसे वो टाइम एक्सीड हो जाएगा तो आपका जनरेटर डैमेज हो जाएगा। तो वो लिमिट क्या है, वो लिमिट है K बाय I स्क्वायर, यानी जब तक K बाय I स्क्वायर से आपका टाइम एक्सीड नहीं हो रहा, उससे पहले पहले आपका जनरेटर ऑपरेट होता रहेगा और वो डैमेज नहीं होगा। तो वो क्या है, T लेस देन इक्वल टू K बाय I स्क्वायर, I2 स्क्वायर। अच्छा, I2 है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट है ना, तो I2 स्क्वायर है, तो T लेस देन इक्वल टू K बाय I2 स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये ऑपरेटिंग टाइम हो जाएगा, बेसिकली इसका ऑपरेटिंग टाइम हो जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, ये इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है कि जितना करंट होगा ज्यादा होगा उतना कम टाइम लेगा ऑपरेट होने के लिए, और जितना कम करंट होगा उतना ज्यादा टाइम ऑपरेट होने के लिए लेगा। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब वही है, एक ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है, स्टेटर करंट आ रहा है IA IB IC। अब ये पोटेंशियल स्कीम वर्क किस तरह करेगी इस अनबैलेंसिंग पे। स्टेटर करंट आया IA अभी IC, नेगेटिव सीक्वेंस ब्लॉक फिल्टर, जिस तरह हमने फिल्टर हार्मोनिक्स के लिए देखा था ना, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, परसेंटेज हार्मोनिक रेजिस्टेंस डिफरेंशियल रिले ना, तो उसमें हमने ये देखा था कि आपके हार्मोनिक्स जो होते हैं वो फिल्टर आउट होते हैं। इसमें ये होगा कि इस स्कीम में जो आपके नेगेटिव सीक्वेंस करंट है वो फिल्टर होगा, वो सेपरेट होगा। तो जो फेजेस करंट आ रहे हैं, जब फॉल्ट अनबैलेंसिंग आई, यानी अनबैलेंसिंग हुई लोड की, तो इसमें नेगेटिव सीक्वेंस करंट इन्वॉल्व हो जाएगा। अब वो सेपरेट करना है, किस तरह करेंगे, फिल्टर के थ्रू करेंगे, वो एक्टिव फिल्टर यूज होंगे। वो जब फिल्टर आउट हो जाएगा तो फिर वो फिल्टर आउट होने के बाद वो नेगेटिव सीक्वेंस करंट आपका जाएगा किस ब्लॉक में, OCR ब्लॉक में जाएगा। हम ओवर करंट रिले यूज करते हैं इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक, तो ये इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसमें जो ऑपरेटिंग टाइम जो हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, K बाय I स्क्वायर, I2 स्क्वायर, K बाय I2 स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास टाइम लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा K बाय I2 स्क्वायर के रेशियो पे, ये रेशियो से, यानी लेस देन इक्वल टू हो गया K बाय I2 स्क्वायर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिले ऑपरेट हो गया और ट्रिप करा देंगे मेन सर्किट ब्रेकर को। तो ये आपके पास है। ठीक है, अच्छा, ये ऑल दो होमवर्क वाला पार्ट था, तो लेकिन फिर मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें सर ने हमें रोटर फॉल्ट जो आपके पास है ना, अब हमने तो अभी क्या देखा है, हमने अभी अनबैलेंसिंग लोड का स्टेटर फॉल्ट देखे थे।
हमने स्टेटर फॉल्ट देखा, इंटरटेन फॉल्ट देखा, ग्राउंड फॉल्ट देखा। ये हमारा होमवर्क था। जो फील्ड वाइंडिंग में फॉल्ट जो आते हैं ना ओवर एक्साइटेशन की वजह से, और आपके पास जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो होते हैं, रोटर फॉल्ट जो होते हैं, ये सर ने हमें सेक्शन 8.4 पढ़ने के लिए कहा था, और वो इसी पे बेस करता हुआ टॉपिक है। सही है, तो मैं फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ, ऑल्दो ये होमवर्क है। अच्छा, इसमें ये होता है कि रोटर फॉल्ट्स में आपके पास बेसिकली इसका सिनेरियो ये है कि ये आपके पास रोटर का सर्किट है, ठीक है, ये आपके पास फील्ड वाइंडिंग है। अब होता ये कि हम मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में आपकी फील्ड वाइंडिंग आइसोलेट रहती है ग्राउंड के साथ, यानी ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होती, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग है, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है। लेट्स सपोज ये जो एरो हेड है फिलहाल अभी आप छोड़ दें, ये है ही नहीं। ये मैंने सपोज किया हुआ जब रोटर फॉल्ट आ गया, अभी रोटर फॉल्ट नहीं आया, तो बात समझ आ गई। तो वाइंडिंग जो है आपकी फील्ड वाइंडिंग, इसको रोटर वाइंडिंग बोल सकते हैं, ये आपकी आइसोलेट होती है ग्राउंड से, पहला पॉइंट ये हो गया। अब जब फॉल्ट आता है तो फॉल्ट 2 पॉइंट्स में आता है। तो फील्ड वाइंडिंग है तो प्लस माइनस पॉइंट्स होंगे, प्लस और माइनस पॉइंट होगा, क्योंकि डीसी वाइंडिंग एक्साइट होती है थ्रू डीसी एक्साइटर, और इसमें जो पोलैरिटी होगी प्लस माइनस होगी। तो किसी एक पॉइंट पे फॉल्ट आया, तो एक पॉइंट पे जब ग्राउंड फॉल्ट होगा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ग्राउंड फॉल्ट, तो उस वक्त ये होता है कि आपका अल्टरनेटर अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ही रहता है, मतलब वो स्टॉप नहीं होता, वो होता रहता है जब एक पॉइंट पे फॉल्ट आता है। अच्छा, इसमें ना ग्राउंड फॉल्ट आता है, ग्राउंड फॉल्ट यानी ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है, ग्राउंड पाथ आपका कंप्लीट हो जाता है और डीसी फॉल्ट करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो आगे मैं बताता हूँ। अब ये हायरार्की बनाना शुरू करता हूँ। अब एक पॉइंट पे फॉल्ट आया इसकी और आपका वो ग्राउंड हो गया, लेकिन अभी दूसरा पॉइंट जो है नेगेटिव जो रिटर्न पाथ है वो अभी ग्राउंड नहीं हुआ, तो आपका अल्टरनेटर फिर भी रन होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके पास, समझे इस बात को, समझिए करेक्ट सही है, जैसे ही आपके पास सेकंड पॉइंट जब ग्राउंड हो जाएगा, जो सेकंड पॉइंट है इस वाइंडिंग का, जब वो ग्राउंड हो जाएगा, समझ आ रही, तब आपके पास क्या होगा कि अब आपके पास फॉल्ट करंट उस ग्राउंडेड पाथ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा आपके पास जो डीसी वाइंडिंग है, जो फील्ड वाइंडिंग जो है आपके पास, फील्ड वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। और वो जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगी ग्राउंड पे, तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी इम्बैलेंस हो जाएगी। इम्बैलेंस फोर्सेस की वजह से क्या होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास नेट फ्लक्स आप क्या हुआ, वो कंसंट्रेट हो गया। कंसंट्रेट का मतलब है कि आपके पास अब सेकेंडरी फ्लक्स आया तो शॉर्ट हो गई है, एक और फ्लक्स जनरेट हुआ सेकेंडरी फ्लक्स, इसने क्या किया, अपोज किया अपने मेन फ्लक्स को, जिससे नेट जो फ्लक्स है वो कंसंट्रेट हुआ, सैचुरेट हुआ, और उसने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, उसको अनइवन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी रोटर वाइब्रेट होना शुरू हो गई, ठीक है, वाइब्रेट होना शुरू हो गई। वाइब्रेट मतलब रोटर आपका बहुत ज्यादा वाइब्रेट होना शुरू होगा, और अगर वो टर्बो जनरेटर है तो वो इतना सीवियर वाइब्रेट हो जाता है, इतना सीवियर वाइब्रेट हो जाता है कि आपका जो जनरेटर है वो कुछ केसेस में डैमेज भी हो जाता है फिजिकली, उसका रोटर है वो आपका शॉर्ट सर्किट के बाद डैमेज हो जाता है। सही है, तो अब इसको डिटेक्ट किस तरह करें, मतलब हम क्या वेट करें कि जब सेकंड पॉइंट आपका कॉन्टैक्ट में आए ग्राउंड के साथ तभी रिले ऑपरेट करे? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, वैसे ये मैंने इस जो पूरी थ्योरी यहाँ लिखी हुई ना, इसको मैंने समराइज करने की कोशिश की, ठीक है। मैंने जैसे बताया, इट अपोजिट द मेन फ्लक्स कॉजिंग इट टू बी कंसंट्रेटेड, so because of imbalance forces the rotor start to vibrate, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास रोटर जो है वो कुछ केसेस में डैमेज भी हो जाता है, ठीक है, इसकी सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, और वो आपका इस पर मैकेनिकल स्ट्रेसेस बढ़ते हैं, और मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, जैसे हमने शुरू में बहुत देखा था, मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ते हैं, वाइंडिंग की शेप चेंज हो जाती है, तो वो इसी वजह से होता है। अब इसका मैकेनिज्म किस तरह डिजाइन करें, तो इसका मैकेनिज्म इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि जब पहले पॉइंट पे फॉल्ट आ रहा है, जब पॉइंट जो आपका फर्स्ट पॉइंट है जिसपे ग्राउंड फॉल्ट अगर हुआ है, वहां से आपको डिटेक्ट करवाना है फॉल्ट करंट को। तो फॉल्ट करंट किससे डिटेक्ट होता है कि आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर जो ये, अच्छा इसके सर्किट डायग्राम में से, तो इसके सर्किट डायग्राम, अब यहाँ पर रिले लगी हुई, जब फॉल्ट पहले पॉइंट पे आ जाए, फॉल्ट आपका जाएगा सीधा करंट होता हुआ इस आपके पास रेक्टिफायर सर्किट पे। ये रेक्टिफायर सर्किट, ये आपके एसी ऑक्सिलरी एक होती है, सोर्स होती है,
ये आपका, ये मैं लिखना भूल गया, आई एम सॉरी, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बेसिकली इस एसी को सेपरेट करता है इस रोटर सर्किट, क्योंकि रोटर सर्किट में डीसी आ रही होती है, तो एसी हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हम मॉनिटर कर सकते हैं ग्राउंड फॉल्ट को। ठीक है, क्योंकि हमें हर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाएंगे तब तो वैसे ही पता चल जाएगा शॉर्ट सर्किट हो गया। हमें पहले पॉइंट पे डिटेक्ट करना है फॉल्ट को, हमें पहले पॉइंट पे ही डिटेक्ट करना है कि फॉल्ट आ गया हमारे पास। तो अब किस तरह होता है यहाँ पर, ये आपके पास क्या होता है, ये आपका एसी ये स्टेप डाउन करने के बाद ना एक लो एसी सिग्नल देता है। ये आपका एसी जो ऑक्सिलरी जो 50 हर्ट्ज होता है, ये आपको एक लो एसी सिग्नल देता है, ठीक है, जो कि रेक्टिफाइड डीसी में होता है, और डीसी में होने के बाद यहाँ पर आपके रोटर सर्किट में चले जाता है। तो रोटर सर्किट में जाने के बाद वो मॉनिटर हो रहा होता है आपके पास कि वोल्टेज सही आ रहे हैं, मतलब बेसिकली डिटेक्ट करता है कि कोई अर्थ फॉल्ट तो नहीं है। लेकिन जैसे ही अब यहाँ पर डीसी करंट फ्लो करता है इस ग्राउंड पाथ से, डीसी फॉल्ट करंट, तो फिर आपके पास क्या होता है कि वो डीसी करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अब डीसी करंट फ्लो होने के बाद, डीसी करंट फ्लो होने के बाद ये डिटेक्ट होता है थ्रू ओसीआर, ठीक है, यानी फॉल्ट करंट हुआ, एक्सटर्नल सोर्स लगी हुई है जो मॉनिटर कर रही है अर्थ फॉल्ट को, ये आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगी। ये आपके पास आइसोलेशन ट्रांसफार्मर मौजूद होता है। ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इसलिए बोलते हैं कि ये एसी को आइसोलेट करता है रोटर सर्किट के डीसी के साथ, ताकि कोई भी ऑपरेशन, कोई भी इंटरप्ट ना हो, एसी डीसी में इंटरप्शन ना हो। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब क्या हुआ, फॉल्ट कर रहा है, पहले पॉइंट पे आया, वो डिटेक्ट हुआ थ्रू ओसीआर। ओसीआर ने क्या किया, इसको ट्रिप, जैसे ही ओसीआर ने देखा एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से जब करंट एक्सीड हो गया, तो कि अब आपके पास एक तो यहां से एक करंट आ रहा है, जो एक सिग्नल आ रहा है, एक सिग्नल आपको यहां से आया, तो अब क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट जो ओसीआर पे जो रिले है वो थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर जाएगा। एक्सीड हुआ, अलार्म डिटेक्ट, अलार्म जो अभी आपका सर्किट ब्रेकर वो ऑपरेट हो, और आराम इसी के साथ क्या है, अलार्म भी होगा और कॉमन होकर सर्किट ब्रेकर में भी जाएगा। तो सर्किट ब्रेकर क्या करा देगा, उसी पहले पॉइंट पे ट्रिप करवा देगा, यानी सेकंड पॉइंट पे वेट ही नहीं करेगा। पहले पॉइंट पे जो पहला ग्राउंड फॉल्ट आएगा, इस पहली मतलब क्या बोल सकते, डीसी वाइंडिंग है, 2 पॉइंट्स होते हैं प्लस माइनस, तो पहले पॉइंट पे जो फॉल्ट आ गया ग्राउंड फॉल्ट, तो अब दूसरे के लिए तो वेट करना नहीं है, वरना दूसरा होगा तो शॉर्ट सर्किट वैसे ही हो जाएगा, रूटर वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। हमें इसको सेफली इस तरह मैकेनिज्म डिजाइन करना है कि जैसे ही इस पॉइंट पे फॉल्ट आया, या इसको फर्स्ट ग्राउंड फॉल्ट बोलते हैं, तो आपके पास ये डिटेक्ट हुआ थ्रू ओसीआर, और ओसीआर ने क्या किया कि ओसीआर ने ट्रिप करवा दिया सर्किट ब्रेकर को, ठीक है, यानी वेट ही नहीं किया सेकंड ग्राउंड फॉल्ट के लिए। समझ आ गई? तो ये इस तरह स्कीम वर्क करती है। ऑल दो ये होमवर्क था, इसमें वही चीज लिखी हुई मैंने, स्मॉल एसी वोल्टेज एट द आइसोलेशन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी, ठीक है, एसी वोल्टेज आता है वो रेक्टिफाइड होता है डीसी में, और डिटेक्ट होता है थ्रू ओसीआर। ओसीआर जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड से मतलब ओवरकम रिले की जब वैल्यू है वो जब थ्रेशोल्ड से एक्सीड हो जाती है, तो आपके पास क्या होता है, वो सिग्नल भेजता है सर्किट ब्रेकर को, और साथ ही साथ आपके पास उसी के सीक्वेंस में आपको वो लगा अलार्म, तो अलार्म भी आपका ऑपरेट हो जाता है और सर्किट ब्रेकर भी ट्रिप हो जाता है, ठीक है, which help to stop the alternator to prevent mechanical stress and physical damage due to imbalance forces। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। अगर आप लोग समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं, मतलब बुक में मैंने सब बुक से ही निकाला हुआ है, ये बुक का मटेरियल नहीं है, ये मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा है आसान करके, लेकिन आप चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सही है। अब ये देख लेते हैं हम, सर अली मेमन का काम है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें सर ने बस ये बताया कि आपके पास ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट में फर्क होता है। आपके पास ओवरलोड में ये होता है आपके पास कि आपका एक प्री डिफाइंड वैल्यू 5 एम्पीयर, तो आर्मेचर पे जब 5 एम्पीयर, लेट्स सपोज आर्मेचर वाइंडिंग पे आपने रेटिंग रखी 5 एम्पीयर, अब 5.1 एम्पीयर हो गया, तो ये ओवरलोड है आपके पास। तो ये लिखा हुआ है सिमिलरली इफ द रेटेड करंट इज 10 एम्पीयर, और अगर आप वो 10.2 हो गया, 10.1 भी हो गया, तो पे आपका ओवरलोड कहलाएगा। वो ओवर करंट भी होता है कि करंट मल्टीपल टाइम्स हो जाता है रेटेड करंट में, मल्टीपल टाइम्स से आपका आपका 2000 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, वो 5 किलो एम्पीयर हो गया या 4 किलो एम्पीयर हो गया, तो ये मल्टीपल टाइम्स ये होता है ओवर करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो ये ओवर करंट की केस होता है आपके पास। इसके लिए हम यूज करते हैं ओसीआर, वही इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक हम रिले यूज करते हैं कि जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो आपका
ट्रिप इन टाइम क्या होता है, कम होगा। तो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक हमने सिंपल देखी भी थी, सही है। तो ओवर करंट वैसे जब फ्लो करता है शॉर्ट सर्किट केस में फ्लो करता है, जब आपके पास शॉर्ट सर्किट लिखा हुआ भी है, शॉर्ट सर्किट पे फ्लो करता है जब आपके पास अनइंटेंडेड पाथ से जब करंट फ्लो करता है, दो फेज आपस में शॉर्ट हो गए तो ओवर करंट उस वाइंडिंग के थ्रू फ्लो होता है, यानी दोनों शॉर्ट हो गए तो अब क्या हुआ, करंट राइज हो गया, फॉल करंट उस पॉइंट पे आया रिस्पेक्ट टू सम आर्क रेजिस्टेंस, तो करंट जो है वो रेटेड से डबल हो जाता है, सही है। जैसे हमने लेट्स सपोज जैसे इंटरटेन फॉल्ट में देखा था ट्रांसफार्मर में, तो 5 किलो एम्पर फ्लो कर रहा था आपके पास, रेटेड से इतना ज्यादा करंट, तो एग्जांपल दे रहा था इंटरटेन फॉल्ट यानी सेम वाइंडिंग शॉर्ट हो गई आपस में, सही। ये कुछ करंट की डिस्क्रिमिनेशन है, किस तरह आपके पास सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होना चाहिए कि 2000 एम्पीयर पे हुआ 1000, इस तरह जो ब्रेकर ए है, ठीक है, तो ए सबसे कम टाइम पे सबसे कम करंट पे ऑपरेट होना चाहिए, सही है। तो इसके बाद हाँ, ये लास्ट चीज इन्होंने बताई थी, ये प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेट इस तरह होना चाहिए कि अगर प्रोटेक्शन स्कीम अगर आपके पास रिलेज एक से ज्यादा लगी हुई तो वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना हो, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपने देखा कि ये आपके एक सेक्शन, ये सेक्शन लेट्स सपोज इसको सेक्शन ए कह दें, ये सेक्शन ए हो गया और ये सेक्शन बी हो गया, ठीक है। अब मसला ये हुआ, अब सेक्शन ए पे क्या हुआ, वो दो रिले लगी हुई आपस में, इनके इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनवर्स ये इनके इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले सेक्शन ए में क्या हो रहा था कि वो डिजाइनिंग इस तरह हुई थी, रिले बी पहले ट्रिप करेगी, ओ सॉरी रिले ए पहले ट्रिप करेगी और बी बाद में करेगी, लेकिन क्या हुआ जैसे जैसे आपके पास फॉल्ट लोकेशन चेंज हो रही है, तो हुआ ये कि आपस में जब फॉल्ट लोकेशन चेंज हुई तो अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व चेंज हो रहा है, लेकिन क्या हुआ कि इस पॉइंट पे आके ना वो इंटरसेक्ट कर गए, इंटरसेक्ट करने के बाद मसला ये हुआ कि इनकी जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गई। अब क्या हुआ, रिले ए बाद में ट्रिप हो रही है और रिले बी पहले ट्रिप हो रही है या होगी, जिससे क्या होगा, ये आपका एक तरीके से ये रॉन्ग स्कीम है, मेल ऑपरेशन है आपके रिले का, ये दो रिलेज आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं, इनके जो ऑपरेटिंग कर्व हैं, तो जो टीसीसी कर्व हैं, टाइम कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम स्कीम डिजाइन करते हैं तो हम पूरे सिस्टम को एज अ होल कंसीडर करते हैं, हम सेक्शंस में कंसीडर नहीं करते, हम सेक्शन को एज अ पार्ट लेते हैं कि इस सेक्शन, यदि अगर मैं एज अ होल कंसीडर करूं तो पूरे पूरे कर्व्स आपस में कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर किसी एक सेक्शन में अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हो तो इसके मतलब आपकी पूरी स्कीम ही खराब हो गई, तो ये स्कीम भी फिर कंसीडर नहीं की जाएगी प्रोडक्शन स्कीम। तो ये ऐसे होने चाहिए, ये आपस में ओवरलैप नहीं करने चाहिए, ये इस तरह होने चाहिए, अगर ये हो तो ये इस तरह हो आपके, एक ये इस तरह, एक में ये इस तरह हो और ये इस तरह ही रहे, इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये आपकी करेक्ट स्कीम कहलाएगी, ठीक है। तो ये था बस लेक्चर था, और मतलब अब बहुत कम सिलेबस रह गया है, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप लोग थोड़ा लेक्चर को टाइमली देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ भी लेगा, ये टॉपिक आप खुद से भी पढ़ लीगा, बुक से पढ़ लीगा, बुक का रेफरेंस भी मैंने दे दिया और ये टॉपिक स्पेसिफिकली हाईलाइट करके भी दे दिया, तो कोई कन्फ्यूजन हो पूछ लेगा और पढ़ लेगा इसको सही से। बाकी बस आज के लिए इतना ही था, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।